बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सामने मुमताज़ अगेन। आज हम चैप्टर नंबर 7 में केमिकल इक्विलिब्रियम में कल जो हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड ऑल सच थिंग्स, तो उसके बारे में आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को भी देखेंगे और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो कल जो कुछ हमने पढ़ा था उसमें डियर स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को जब स्टडी किया था तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल रिएक्शन दो कंप्लीट रिएक्शंस का एक मजमुआ है जिसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम उस वक्त एस्टेब्लिश होती है जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी दोनों रिएक्शंस के रेट्स बराबर हो जाते हैं, एक ही स्पीड पर दोनों रिएक्शन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ जो चेंज आ रही है वो सेम आ रही है, केमिकल चेंज एक जैसी आ रही है, रेट्स बराबर हो जाते हैं। concentrations of the reactants and the products they become constant at their own, इसकी दूसरी चीज होती है। और तीसरी चीज, once the equilibrium is established, then after establishment of equilibrium, if you do not disturb it externally, then it will not be disturbed by the passage of time, यानी ये खुद ब खुद वैसे डिस्टर्ब नहीं होगा इक्विलिब्रियम, बल्कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चलता रहेगा until and unless कि हम उसे डिस्टर्ब ना करें from the outside source। तो ये इसका एक थोड़ा सा वो था। अच्छा, अब ये जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये जो कुछ अभी मैंने बताया आपको, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम था। अब इसमें इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। आज आप सब लोगों के लिए तो थोड़ा सा मैं उसमें ये करूंगा कि आप उस एग्जांपल को भी रीड करेंगे और उस एग्जांपल को अच्छी तरह से पढ़ के अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है तो वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अगर मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अच्छा इस इक्विलिब्रियम को हम इसको डायनेमिक क्यों कहते हैं? डायनेमिक इसलिए कहते हैं, याद रखिए कि जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और इक्विलिब्रियम आने के बाद भी ये रिएक्शन जारी रहते हैं। रिएक्शन कभी नहीं रुकते, ये याद रखिए, रिएक्शन कभी नहीं रुकेंगे बल्कि रिएक्शन चलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, अब जैसे आप इसमें इसको देख लें, एक जनरल रिएक्शन जो है अगर मैं लिख दूं कि फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में अगर रिएक्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं टू प्रोड्यूस द टू प्रोडक्ट्स लाइक सी प्लस डी, तो फिर सी और डी भी आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे जब इनकी कुछ एप्रिशिएबल अमाउंट बन जाएगी और ये वापस कन्वर्ट बैक होना शुरू हो जाएंगे ए और बी के अंदर। अब ये दो रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों रिएक्शन सेम स्पीड पर हो रहे होंगे। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ए और बी की कंसंट्रेशन अपनी अपनी जगह पर फिक्स होगी, सी और डी की कंसंट्रेशन अपनी फिक्स होगी। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद क्या ये दोनों रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे? नहीं, दोनों रिएक्शन चल रहे होंगे। ये रिएक्शन फॉरवर्ड का चल रहा होगा और रिवर्स का रिएक्शन भी अपनी जगह पर चल रहा होगा, तो रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अलबत्ता नेट केमिकल चेंज जीरो हो जाएगी। नेट केमिकल चेंज, दोबारा रिपीट करो, नेट केमिकल चेंज, क्योंकि जितनी केमिकल चेंज फॉरवर्ड में आई है उतनी ही केमिकल चेंज रिवर्स में आ जाएगी गिवन टाइम के अंदर, इसलिए ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा और इसमें नेट केमिकल चेंज जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब अगर मैं इनका एक जो है वो ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो फर्ज करें अगर हम रिएक्शन शुरू करते हैं अपने रिएक्टेंट्स के साथ, ए और बी के साथ, ठीक है, तो लेट्स से मैं अगर जो ग्राफ है वो हम लोग बनाते हैं
दो चीजों के दरमियान बनाया जाएगा इसका ग्राफ। रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में अमाउंट्स यानी कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट्स की शुरू में यूज होना शुरू होंगी, प्रोडक्ट्स की बनना शुरू होंगी, और फिर प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है या कंसंट्रेशन जो है ये जब थोड़ी सी ज्यादा बन जाएंगी तो ये भी रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली रिएक्शन है। तो रिएक्शन में जो कि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो टाइम इसमें हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा। तो हम लोग इसको करेंगे ड्रॉ कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन और यहां मैं लूंगा टाइम सेकंड्स में भी ले सकते हैं, ज्यादातर हम सेकंड्स में लेते हैं, लेकिन मुख्तलिफ और यूनिट्स भी यूज किए जा सकते हैं। अब फर्ज करो कि हमने जो कंसंट्रेशन, कल भी मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन क्या होती है आमतौर पे अमाउंट प्रेजेंट पर गिवन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो कंसंट्रेशन आमतौर पे हम मोल्स पर डीएम क्यूब में लेते हैं। तो ये कंसंट्रेशन मैंने अगर ली है मोल्स पर डीएम क्यूब में, तो अब फर्ज कीजिए कि हमने जब रिएक्शन शुरू किया होगा तो हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। तो हमने रिएक्टेंट्स की एक मैक्सिमम अमाउंट लेके सिलसिला जो है वो शुरू किया होगा। जैसे हमने यहां से शुरू किया, ये 0 है तो कंसंट्रेशन फर्ज करें यहाँ मैक्सिमम है, ये मैं कंसंट्रेशन बना रहा हूँ। ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये ए की भी कंसंट्रेशन है और बी की भी कंसंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट्स मेरे पास यहाँ पड़े हैं। अभी शुरू में जब टाइम अभी 0 है यानी t इज इक्वल टू 0, तो फिर इसका मतलब है कि अभी प्रोडक्ट जो है वो मैंने चूंकि बाहर से नहीं लिए हुए, तो प्रोडक्ट अभी फर्ज करें मेरे पास 0 है, तो मैं यहां से प्रोडक्ट्स को शुरू करूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे पास क्या है, वो 0 कंडीशन, टाइम अभी 0 है तो इनकी कंसंट्रेशन भी 0 है। ओके, अब रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब रिएक्शन शुरू होगा तो ये जो ए और बी है, पहले ये रिएक्ट करेंगे, जाहिर है ये इस रिएक्शन के मुताबिक, और ये रिएक्ट करके सी और डी में कन्वर्ट होंगे। तो ए और बी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके मोल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। जो हम टाइम आगे बढ़ाएंगे तो इसकी जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि कुछ इस तरह से मैं बना देता हूँ, तो ये अमाउंट इसकी कम होना शुरू हो गई। एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है ये सी और डी, इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब इनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेंगी तो फिर इसमें हम इनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कुछ इस तरह से कह लीजिए कि ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये बढ़ना शुरू होगा तो इसमें कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक खास स्टेज आने के बाद ये कम होना बंद हो जाएंगे, बल्कि ये ग्राफ इनका कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो ये तकरीबन जो टाइम मैंने ये बनाया है यहाँ पर, इसके बाद इनके अंदर कोई खास चेंज नहीं आ रही, ये लाइन सीधी हो गई। ठीक है, इसके पैरेलल जाना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही ये शुरू में बढ़ रहे थे, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर ये भी बढ़ना बंद हो जाएंगे और ये सीधे हो जाएंगे। इनकी कंसंट्रेशन जो है, सीधे होने से मुराद ये है कि ये कंसंट्रेशन अब चेंज हो। तकरीबन आप कहें कि अगर मैं ये टाइम इंटरवल जो है वो अगर हम नोट करें तो वो तकरीबन इस टाइम के बाद, ये इस टाइम टी के ऊपर, ये जो मैंने रेड से बनाया है, अगर आप गौर करें तो इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट हो चुका है। ये ग्राफ भी, प्रोडक्ट का ग्राफ बढ़ते बढ़ते प्रोडक्ट यहां पर पहुंच गए सी प्लस डी, और जो रिएक्टेंट्स है हमारे वो यहां पर आ गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स ज्यादा हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स कम हो चुके हैं, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज ये है कि यहां इस पॉइंट यानी टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा होना बंद हो गया है। प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहे बल्कि सीधे स्ट्रेट, ना ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे हैं, कंसंट्रेशन सेम जा रही है। रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होते होते इस टाइम के बाद स्ट्रेट हो गई, यानी इसमें भी कमी आनी खत्म हो गई। सही, अब ये जो स्टेज आई है इस टाइम टी के बाद, ये सिस्टम दरअसल इक्विलिब्रियम पर चला गया है। ये सिस्टम टाइम टी के बाद कहां चला गया, एट इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो ये सिस्टम कहां पहुंच चुका है, इसका मतलब है कि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो यहां इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होगी। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुई तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुई तो उसके बाद आप सबसे पहली जो चीज आपको नोट करनी है वो ये कि ये लाइन स्ट्रेट होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन में इजाफा या कमी होना बंद हो गई, कंसंट्रेशन फिक्स हो गई।
इसकी कंसंट्रेशन अपनी जगह फिक्स हो गई, इसकी अपनी जगह फिक्स हो गई। एक बात। दूसरी बात, जब कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी, अमाउंट फिक्स हो जाएगी, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम जब आप लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अब सेम आना शुरू हो जाएंगे, और ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब है कि बराबर हो गए दोनों के। ठीक है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही, तो ये इस चीज की निशानी है कि हमारा सिस्टम अब इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका। तीसरी बात, क्या सिस्टम डायनेमिक है? हाँ जी, डायनेमिक है, क्योंकि रिएक्शन चल रहा है लेकिन सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम अपनी जगह के ऊपर जो है वो डायनेमिक है, और वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो उसी तरह से उसमें चल रहा है। अच्छा, अब इसके बारे में हम फर्दर जो है वो बात करते हैं। ओके, अब मैं ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये ग्राफ अब आपकी बुक में भी बना हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिहाज से ये ग्राफ बनाया गया है। मैंने ए और बी लिया था जानबूझ के, ताकि मैं आपको जनरल एग्जांपल समझा सकूं। अच्छा, अब आपने वो एग्जांपल जो है अपनी बुक से रीड भी करनी है और उसको देखना भी है, लेकिन मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाऊंगा। ये ग्राफ आपके सामने है, इसी तरह का हम ग्राफ कुछ और भी बना सकते हैं। मैं, क्योंकि मेरे पास जरा जगह कम है, तो उसको मैं जरा साफ कर रहा हूँ, उसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। हम मैक्सिमम जो है वो स्पेस रिक्वायर करते हैं। अच्छा, अब इसमें जरा देखिए, ये मैं कुछ ग्राफ और बनाना चाहूंगा, वही कंसंट्रेशन वर्सेस, ये ग्राफ ए है फर्ज करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब इसमें जो ग्राफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जरा उनको थोड़ा देख लीजिए। ये फर्ज कीजिए यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ रिएक्टेंट्स की, ये हमेशा कंसंट्रेशन ही होगी, ठीक है, और ये टाइम है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, शुरू में मेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जैसे ये रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हों। अच्छा, अब जरा इसको ऐसे देखते हैं कि एक तो अभी हमने जो ग्राफ पढ़ा है वो कुछ इस तरह से था कि प्रोडक्ट शुरू में, रिएक्टेंट जो है उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया और कुछ देर के बाद स्ट्रेट हो गए, प्रोडक्ट ने बढ़ना शुरू किया और कुछ देर के बाद स्ट्रेट हो गए। तो अब ये हमारा जो ग्राफ है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और यहाँ टाइम टी के बाद ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, ठीक हो गया। चले, ये ग्राफ जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन अब मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। फर्स्ट करें कि अगर मैं इसी तरह से ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ बी है, सेम वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ जो है वो अगर हम बनाते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम, ठीक है जी, और हमारे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से शुरू होते हैं। अच्छा, अब अगर ये ग्राफ इस तरह से मैं बनाऊं, तो ध्यान कीजिएगा, वहां पे लगानी मुझे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो ये होगा कि एक ग्राफ मैं ये बना रहा हूं, जरा इसको भी देखें, सी, ये आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें इस तरह के ग्राफ्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, खासतौर पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ध्यान से इसको समझें, लेकिन बाकियों के लिए भी जाहिर है कि वो उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर मैं इस ग्राफ को इस तरह से बना दूं, और एक ग्राफ ये भी देख लें आखिर वाला, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा,
अच्छा मैं जरा इसको इस तरह से बनाऊंगा। ओके, अब ये मैंने टोटल 4 ग्राफ बनाए हैं आपके सामने, ठीक है, ये ए बी सी और ये डी ग्राफ। अच्छा, अब इन ग्राफ्स में 3 ग्राफ ऐसे हैं जो इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं। वो 3 ग्राफ कौन से हैं जो इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं? ये भी इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ये भी, बट ये वाला जो ग्राफ है ये इक्विलिब्रियम शो नहीं कर रहा। उसकी वजह सिंपली क्या थी? वजह ये थी कि जब ये वाले ग्राफ्स आप सारे देखें तो खास इंटरवल के बाद, जैसे इसमें तो मैंने आपको बताया था, ग्राफ बी में देखें, यहां भी और यहां इस इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल टी के बाद ये ग्राफ इक्विलिब्रियम पर पहुंचने हैं, लेकिन ये ग्राफ इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा। अब मुझे कैसे पता चले? इसलिए कि ये ग्राफ में रिएक्टेंट्स कम होते होते एट द एंड खत्म हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर चले गए। तो ये रिएक्शन दरअसल हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जो दरअसल रिवर्सिबल था ही नहीं। ये तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से बने हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स खत्म हो गए और प्रोडक्ट जो है वो भी बनना बंद हो गए। तो दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम ग्राफ। ये तीनों इक्विलिब्रियम ग्राफ, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि इस ग्राफ, ये हमें 3 डिफरेंट कंडीशंस बता रहे हैं, हर एक में एक चीज कॉमन है जो कि इक्विलिब्रियम के लिए मस्ट है, और वो है कंसंट्रेशन का सेम होना। तो कंसंट्रेशन हर एक की, ये देखें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहां पर फिक्स हो गई, यहां रिएक्टेंट की फिक्स हो गई, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो चुकी थी उससे। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता कौन ज्यादा है कौन कम है, हमें गर्ज किस चीज से पड़ता है कि ये सीधी लाइन बन जाए बस। यहां देखिए, यहां भी टाइम इंटरवल टी के बाद ये लाइन स्ट्रेट हो गई, इसकी लाइन भी स्ट्रेट होगी, लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो जब इक्विलिब्रियम आया तो रिएक्टेंट्स ज्यादा थे और ज्यादा ही रहे, प्रोडक्ट्स कम रहे और कम थे और कम ही रहे। तो ऐसा भी मुमकिन है। तीसरा ग्राफ ये वाला, इसमें देखें, ये स्टूडेंट्स का फेवरेट ग्राफ होता है। वैसे वो कैसे फेवरेट होता है कि आप सब इसमें जरा देखेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आया तो एट इक्विलिब्रियम बाय चांस, मैं फिर असल में रिपीट कर रहा हूं कि बाय चांस इक्विलिब्रियम पर एक ग्राफ तो स्ट्रेट हो गया, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर भी है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम भी है। ऐसा भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकती, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन एक चीज हर जगह फिक्स होगी, वो क्या? कि कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी आफ्टर द इक्विलिब्रियम, हर चीज की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी। ये पॉइंट आपने याद रखना। तो ये इसके ग्राफ्स हैं। ये वाले जो ग्राफ मैंने अभी बनाए हैं ये आपकी बुक में नहीं है, तो बराए मेहरबानी इसको जरा ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, और मजीद इसके बारे में जो है वो हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा अब आ जाएगा सिलसिला लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनका एक बहुत बड़ा इशू बन गया। इशू ये बन गया कि देखें, हम एक रिएक्शन क्यों कर रहे होते हैं लेबोरेटरीज में या किसी भी जगह पर, हम जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या नेचर में जो रिएक्शन हो रहे हैं उनका एक वजह होती है, या उनकी एक कह लें कॉज होती है। वो ये होती है कि हम वो देखते हैं कि कुछ रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और हमें कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो हासिल होते हैं। लेकिन इन रिवर्सिबल रिएक्शन का एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम रिएक्टेंट्स को मिला के कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और हमें उतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल नहीं होती जितनी हम चाह रहे होते हैं या जितनी हमें जरूरत होती है। तो फिर जाहिर है इंसान ने कोशिश की, साइंटिस्ट ने कोशिश की कि यार इन रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। स्टडी जब किया गया तो 2 साइंटिस्ट थे 1864 में, इसमें गिलबर्ग एंड वैग, ये 2 साइंटिस्ट थे। 1864 में इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन दरअसल अब डील करता है, ये प्रपोज किया गया था 1865 में बाय गिलबर्ग एंड वैग। तो ये जो लॉ है ये कह लीजिए कि 1865 में, 64-65 में तकरीबन, ये आप अपनी बुक में इसको कंफर्म भी कर लेना, मेरे ख्याल में 1864 है आई थिंक, मेरे पास बुक नहीं है वरना मैं इसको कंफर्म करता। 1864 है ये, आप लोग अपनी बुक से ये डेट अपनी बुक से जरा कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन दरअसल डील करता है कि हमने कैसे कंट्रोल करना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, या किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, रिएक्टेंट की अमाउंट और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है।
तो इस लॉ की 2-3 तरीकों से हम डेफिनेशन करते हैं। तो जो सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन है, अच्छा रिएक्शंस में हम यहाँ 2 किस्म के रिएक्शन की बात करेंगे। एक ऐसे रिएक्शंस जिनमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो और ऐसे रिएक्शन जिनमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। तो अब उसके मुताबिक हम लोग क्या लेते हैं कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, द रेट एट विच अ सब्सटेंस, कोई एक चीज का जब रिएक्शन हम देखें कोई एक सब्सटेंस का, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स is directly proportional to its active mass, is directly proportional to its active mass। ये एक्टिव मास क्या है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। ये उस सूरत में है जब एक सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको कर लेते हैं, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, और या and कर लेते हैं, चले and the rate of a chemical reaction, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactants। अच्छा, अभी एक्टिव मासेस क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, फिलहाल तो डेफिनेशन की हद तक इसको देख लें कि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि किसी भी एक सब्सटेंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन उसके एक्टिव मास के डायरेक्ट, एक्टिव मास समझ लें कि वो अमाउंट होती है, वो अमाउंट है किसी सब्सटेंस की जो अवेलेबल है फॉर दी केमिकल रिएक्शन, और उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो फिर ओवरऑल हम देखते हैं द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब जो एक्टिव मास है, इस एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। एक्टिव मास का मतलब मैंने कहा कि दरअसल क्या होगा, इससे मुराद हम लेते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जो अवेलेबल है फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो एक्टिव मास की डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो एक्टिव मास द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन यूनिट एक्टिव मास का, ठीक है, सबसे जो कॉमन यूनिट है एक्टिव मास का वो दरअसल क्या होता है, एक्टिव मास। एक्टिव मास का हमारे पास जो कॉमन यूनिट है वो क्या होंगे, या जिस तरह से हम एक्टिव मास को ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहां कहां से आएंगे, जैसे आपको नजर आ रहा होगा। एक्टिव मास कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब, इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, TION कंसंट्रेशन, ये होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, ज्यादातर हम इसमें लेते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब। उसके अलावा हम सिर्फ मोल्स भी ले सकते हैं, ओनली मोल्स। उसके अलावा हम पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। तो एक्टिव मास जो होगा वो पार्शियल प्रेशर की सूरत में भी लिया जाता है। तो एक तो हो गया मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये मजीद आगे बात करूंगा मैं इसके ऊपर
कि आप किसी सब्सटेंस की कौन सी अमाउंट ले रहे हो। तो हम पार्शियल प्रेशर की सूरत में भी ले सकते हैं, मोल्स की सूरत में भी ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की सूरत, सबसे ज्यादा हम मोलर कंसंट्रेशन की सूरत में लेते हैं। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल्स पर डीएम क्यू कि किसी चीज के कितने मोल्स पर डीएम क्यू मौजूद है, उस लिहाज से फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। अब मैं इसको यहां से चेंज कर रहा हूं, या दोबारा कर लें चेंज। अब हम इसको जनरली लिखने की बजाय अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन, टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। मैंने असल में इसलिए इसको साफ नहीं किया था मैं, क्योंकि इसी को लेना चाह रहा था। एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दी। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, आप लोग दोबारा से लिख रहे होंगे इस पूरी डेफिनेशन को, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन of the reactants molar concentration of the reactants raised to a power, ठीक है, raised to a power। अब हम लोग दरअसल ये करेंगे कि एक पावर पर इसको रेज करेंगे, raised to a power equal to the coefficient, rather stoichiometric coefficient, stoichiometric, ये दिखाई दे रहा तुमको, श्योर, stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient of the balanced equation, केमिकल इक्वेशन कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, अच्छा अब रेट ऑफ द रिएक्शन जो है बज़ाहिर देखने में बड़ा लंबा थोड़ा लग रहा है कि द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कि रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको कहां, उसकी एक हमने पावर बना देनी है, वो पावर किसके इक्वल होगी, टू द कोफिशिएंट ऑफ द जो स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन लिखी जाएगी तो उसमें हर सब्सटेंस का जो कोफिशिएंट होगा उसके मुताबिक। इसको मैं साफ करता हूं और वो मैं सिंपल से इसको बना देता हूं कि दरअसल हम इसको लिखते इस तरह से हैं, हम बाद में इसका जो वो है वो भी पूरा करेंगे। ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको उसमें किया हुआ है, पढ़ा भी था शायद। How much time we are left with? Time कितना रह गया? 34 I think. Okay. अब ये देखें, जैसे फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके A मोल्स, A स्मॉल मैंने लिखा, A मोल्स ऑफ A रिएक्टेंट है, कैपिटल A रिएक्टेंट है और स्मॉल a क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्ट करते हैं B मोल्स ऑफ B के साथ रिवर्सिबली और प्रोड्यूस करते हैं C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। तो अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके मुताबिक रेट ऑफ द रिएक्शन हम किस तरह से वो करेंगे, तो अब इसकी ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन की कह लें कि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैंने वो हेडिंग नहीं दी, थोड़ा टाइम कम है तो जरा हम डायरेक्ट उसके ऊपर चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, मैंने जरा ये अपने पास से एक एब्रिविएशन से बना दी है। हाँ, अब इसका देखें, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, और ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट
of the forward reaction is proportional directly to the molar concentration या active masses of the reactants, ये reactant है इसके A और B। अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन को लिखने का एक तरीका होता है। मोलर कंसंट्रेशन को जब हम लिखेंगे किसी भी चीज का तो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये जो मैंने ऊपर लिखा था मोलर कंसंट्रेशन, इसको देखें इस तरह से हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। उसको पढ़ेंगे जैसे अब मैं लिख रहा हूं आपके सामने, उसको मैं पढ़ता भी हूं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और लिखूंगा ऐसे इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको पढ़ूंगा कैसे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू अ पावर विच इज इक्वल टू द कोफिशिएंट इन द स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसका कोफिशिएंट यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये जो इसके मोल्स हैं वो इसकी पावर बन जाएगी इस तरह से। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, तो दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, बी, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। और अब अगर आप इसकी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, इक्वालिटी लेके आए, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ। लेट्स से इट इज द के, लेट्स से फॉरवर्ड के एफ कर देते हैं इसको, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, पढ़ना इसी तरह से है। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम फिलहाल यहां पर छोड़ देते हैं। इसी तरह से रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, रिवर्स के रिएक्शन ये दोनों हैं, ये दोनों रिवर्स के रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है रिवर्स के। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कौन सा, रिवर्स वाला, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, पहला रिएक्टेंट सी है रिवर्स के केस में, रेज टू पावर स्मॉल सी जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी। और इसी तरह से अगर मैं इक्वालिटी ले आता हूं, इक्वालिटी की केस में फिर हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू के आर, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये के एफ जो है था ये फॉरवर्ड का है और ये के आर किसका है, रिवर्स का कांस्टेंट है। तो इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी। यहां तक ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक हो गया। मैंने इक्वेशन को लिखा रहने देता हूं और मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं। ओके जी, अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, अच्छा अब ये रिएक्शन चल रहा होगा, कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम the rate of reverse reaction will become equal to the rate of forward reaction. Rate of reverse reaction and rate of forward reaction दोनों बराबर हो जाएंगे। तो forward reaction will be equal to the rate of reverse reaction। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इसको फर्दर दोबारा से करूंगा तो इसी उसके ऊपर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा करें कि सब लोग इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें, आपकी अगली क्लास तो कोई नहीं होगी। ओके सर, ठीक है, इसी उसके ऊपर दोबारा, इसी लिंक के ऊपर आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ही बंद होती है तो फिर हम लोग दोबारा इसको शुरू करते हैं। ओके, तो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी इक्वल्स, रिवर्स रिएक्शन क्या था, के आर, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 का, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी। ओके, तो अब हम यहां तक पहुंच गए कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शंस के रेट्स हमने जो कि लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक फाइंड आउट किए थे वो ये हैं, और एट इक्विलिब्रियम अब ये हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम दोनों के रेट्स जो हैं वो बराबर हो गए हैं, रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है। यहां तक ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनूवरिंग करेंगे आगे। अगर हम ऐसा करें कि थोड़ा सा कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या जिसको आप डिवीजन कहते हो,
कि अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूं ए और बी के साथ ही, तो ये सिर्फ के एफ रह जाएगा, और यहाँ सी और डी से करूं तो सिर्फ के आर रह जाएगा। या इस तरह कर लेता हूँ कि अगर मैं के आर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे बेटा कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन बारह चले, मुझे पता है आप सब लोगों ने इसी तरह से पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू पावर डी, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू पावर डी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर स्मॉल। ओके, अब ये दो कांस्टेंट्स हैं ये वाले इसमें, के एफ ओवर के आर, के एफ ओवर के आर, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 3। एक तो मैं लिखता जरा इस तरह से और जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। के एफ ओवर के आर, अब ये अपनी जगह पर एक कांस्टेंट है। कैसे? के एफ एक कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो हमें एक थर्ड कांस्टेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो एज के एफ ओवर के आर, भी दिखाई दिया, चला गया शायद, एज के एफ ओवर के आर, ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो हमें एक थर्ड कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को हम के सी और सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, सबस्क्रिप्ट में सी लिखेंगे। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। चूंकि हम एक्टिव मास को ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इस वजह से हम इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में अगर मैं के एफ ओवर के आर की जगह के सी पुट कर देता हूं, देन आई विल गेट के सी इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी small c, molar concentration of D raised to power small d over molar concentration of A into molar concentration of B. Now this is actually the mathematical form of law of mass action. It is also known as, नहीं आएगा पावर में। जी बेटा, सर पावर में स्मॉल बी नहीं आएगा, बी के जी स्मॉल बी आएगा, सॉरी मैंने पढ़ी लिखी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, इट इज स्मॉल बी, बिल्कुल सही, दैट्स वेरी गुड, एंड इट मींस कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हो, शाबाश। ओके, तो बिल्कुल स्मॉल बी आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो आ गया इक्विलिब्रियम का सिलसिला, अब इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज आल्सो नोन एज, एक्चुअली हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कह लें, इक्वेशन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये फिर इसका मतलब है, मैंने थोड़ा सा मैं वो कर गया कि अब ये जो हमने तीसरा कांस्टेंट निकाला था, ये के सी, ये वाला, ये दरअसल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अब इसका क्या फायदा है और ये कांस्टेंट क्या कांस्टेंट है? दरअसल हमने बार बार ये बात की कि जब भी कोई रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड करता है, कुछ देर के बाद, पहले शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, कुछ देर के बाद रिवर्स रिएक्शन भी शुरू हो जाता है, और कुछ देर के बाद दोनों रिएक्शंस की स्पीड बराबर हो जाती है। जब स्पीड बराबर हो जाएगी तो मोलर कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएंगी, मोलर कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। जब ये कंसंट्रेशन फिक्स आएंगी, ठीक है, तो जाहिर है इनका जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा, जो आंसर बनेगा, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। जब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो अगर हमें एक फिक्स वैल्यू मिलना शुरू हो जाए तो वो फिक्स वैल्यू इस चीज की निशानी होगी कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया है, और वो जो फिक्स वैल्यू है वो Kc की वैल्यू, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब अगर हमने मैथमेटिकली ये चेक करना हो कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है या नहीं है, तो हम, अगर हमें ये कंसंट्रेशंस गिवन है, मोलर कंसंट्रेशंस, इनको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और पुट करके ये चेक करते हैं कि अगर उनकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, हर दफा रिजल्ट नया आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है, वो फॉरवर्ड में हो रहा होगा या रिवर्स में ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन अगर वैल्यू सेम आनी शुरू हो जाए, फिक्स हो जाए, तो उसका मतलब है कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। हर केसी की एक पर्टिकुलर, हर रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है
उसकी एक खास कंडीशंस पर, टेम्परेचर पर, एक खास टेम्परेचर पर एक खास Kc की वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को हम हमेशा उस रिएक्शन के लिए देखेंगे कि वो फिक्स रहती है अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो, अदरवाइज वो फिर चेंज होगी। ये कुछ और चीजों पर भी डिपेंड करती है, लेकिन मेन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन, अच्छा अब आप किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन कुछ भी लेके शुरू करें, यानी रिएक्शन की कोई भी अमाउंट लेके आप रिएक्शन स्टार्ट कर लें, उसकी Kc की वैल्यू फिक्स आएगी, क्योंकि जब वो इक्विलिब्रियम पर आएगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये रेशो है इन दो चीजों की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इन दोनों का ये क्या है, ये इन दोनों का रेशो होता है, तो ये रेशो फिक्स रहती है। दोबारा से समझें इस बात को कि आप किसी एक रिएक्शन के लिए देखें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम टेम्परेचर पर सेम रहता है हमेशा। अब एक क्वेश्चन देन में आता है कि क्या वो रिएक्शन हम हमेशा सेम अमाउंट के साथ शुरू करें तब सेम रहेगा? नहीं, अमाउंट जितनी भी ले ली जाए रिएक्शन को शुरू करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो अमाउंट जितनी भी ले ली जाए रिएक्टेंट्स के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब फिक्स होंगी तो प्रोडक्ट की भी फिक्स होंगी, तो उनकी रेशो सेम रहेगी, तो इसका मतलब है Kc की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। और जब Kc एस्टैब्लिश हो जाए किसी रिएक्शन में तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। तो हमें इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस Kc वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बहुत अहम रोल है। अब आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशो है, इसके यूनिट्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते, इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स इनकी जो कंसंट्रेशन है ये किस तरह से ली गई हैं, कितनी आ रही हैं, उसके हवाले से इसकी जो यूनिट है वो बाज़ औक़ात इसका कोई यूनिट नहीं आता, क्योंकि ये मोल्स पर डीएम क्यूब कैंसल आउट हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात अगर मोल्स पर डीएम क्यूब किसी एक साइड पर बाकी बच रहे हो तो उस लिहाज से फिर इसका यूनिट जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसको दरअसल हम लोग इस्तेमाल करते हैं to understand that whether a particular reaction have achieved the equilibrium or not. ठीक हो गया? अच्छा, अब आप लोगों को मैंने कुछ देना है, एक तो आपने रीडिंग करनी है, एक तो मैंने आपको ये पहले कहा था कि वो आपने वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला रिएक्शन रीड करना है, प्लस आप कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इक्विलिब्रियम ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको आप रीड आउट करेंगे। ठीक है, इनको अच्छी तरह से रीड करेंगे और फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें और भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से। ठीक हो गया? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें फिर अगला इसका सिस्टम जो है उसको शुरू करेंगे। ठीक है।